हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आने वाले एग्जाम यूपी पेट, यूपी टेट, यूपी पीएससी, पीसीएस और आरओ एआरओ, तो ये लगातार एग्जाम लगे, साथ ही साथ एनटीपीसी चल ही रहा है। ठीक, तो आज हम आपके सामने इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के तहत अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लाए हैं। खिलजी वंश चल रहा था, जिसमें मैं उनके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में मैंने बता दिया था, उसका एक वीडियो प्रोवाइड हो गया था। आज आता है उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताऊंगा अच्छे से विस्तृत रूप में। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिए। मध्यकालीन भारत में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं और उसके बाद उनकी बागडोर संभालने वाला जो व्यक्ति आता है वो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक ये भारत पर शासन करता है, दिल्ली का शासक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। शिहाबुद्दीन खिलजी जो है, इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तो इनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज प्रकार से संरक्षण का काम इनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो संस्थापक थे खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब, ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, यही इनके संरक्षक के रूप में थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर एक तुजुक की उपाधि दी, पद दिया कि आप अमीर एक तुजुक हैं, एक पद दिया और कार्यभार दिया, क्या संभालिए। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया और वहां से अतुल धन संपदा प्राप्त की। ऐसे ने अपने मन से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अनुमति लेकर ही आक्रमण करना था, ये नहीं कि अपने मन से आक्रमण, उनकी अनुमति पाकर ही इन्होंने आक्रमण किया। वहां से खूब धन संपदा जीती और लेके आए और महाराज को सौंपे, अपने चाचा को सौंपे। ठीक, तो बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर 1294 में इन्होंने देवागिरी पे आक्रमण किया, देवगिरी पर, और वहां से भी बहुत सी धन प्राप्त किया। परंतु ये जो धन इन्होंने प्राप्त किया था, इसको क्या किया इन्होंने, छिपा लिया। इन्होंने वो धन जो है बहुतायत मात्रा में प्राप्त किया था, उतना नहीं बल्कि थोड़ी मात्रा में धन अपने चाचा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनकी इस कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर अपनी बेटी का विवाह भी इससे कर देते हैं। जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी हैं, ये अपनी बेटी का जो विवाह है वो किससे कर देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से संबंध जोड़ देते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इनकी कार्यकुशलता देखकर। 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इनके जो चाचा रहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक, इनकी हो जाती है मृत्यु। कल 19 जुलाई 1296 को मृत्यु नहीं होती है, वो षड्यंत्र होता है जो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मरवा देते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वीडियो है, उसे मैंने बताया। तो ये षड्यंत्र से इनको मारा जाता है। ठीक, अब देखो, अब मार तो दिया गया षड्यंत्र से, अब ये शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली के कड़ामानिकपुर उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास है, तो कड़ामानिकपुर में सुल्तान घोषित किया गया, नहीं राज्याभिषेक इसका किया गया, और दिल्ली में बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक हुआ किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। पेपर में पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो बलबन के लाल महल में। ठीक, बलबन के लाल महल में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। इसका महासेनापति था मलिक काफूर। इसके माध्यम से इसने बहुत विजय प्राप्त की, कई जगहों पे इसने कई युद्ध इसने जीते। मलिक काफूर जो महान सेनापति था, इसको नुसरत खान जो थी, उन्होंने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है 1000 दिनारी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर प्रसिद्ध था। मलिक काफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन था, सेनापति था। नुसरत खान ने 1000 दिनार में से खरीदा था। ठीक,
अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण तेलंगाना पे होता है। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का कब होता है? तो 1303। तेलंगाना पर आक्रमण करके वारंगल के शासक, वारंगल जो पड़ता है वहां काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, उनके विरुद्ध आक्रमण होता है जिसमें प्रताप रुद्रदेव जो होते हैं इनको पराजित कर देते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी तो लड़ने जाता नहीं था, उनका सेनापति मलिक काफूर जाता था। तो इस युद्ध में इनकी क्या हुई? पराजय हुई। किसकी? अलाउद्दीन। और उसके अलावा तेलंगाना 1303 में जब प्रताप रुद्रदेव के द्वारा मलिक काफूर पराजित हो तो वापस चला आया, परंतु कुछ वर्षों बाद, लगभग 7 वर्षों बाद 1310 ईस्वी में तेलंगाना अभियान जिसने किया और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, इसने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। भाई एक प्रकार से देखा जाए तो देखा जाए प्रताप रुद्रदेव द्वितीय हार गया और इसने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट किया। और जो कोहिनूर हीरा भेंट किया और मलिक काफूर ने ये कोहिनूर हीरा किसको सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी को उसने दिया। तो कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला कौन सेनापति था? मलिक काफूर। किसके द्वारा? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा। तो देखा जाए किस शासक के पास सबसे पहले कोहिनूर हीरा आया? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास, राइट। अगला है, यह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के से लेकर अभी तक में पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। ठीक। और उसके अलावा इसके समय मंगोलों के आक्रमण काफी हुआ करते थे, इसलिए इसने बलबन की लौह व रक्त नीति अपनाई। बलबन की लौह व रक्त नीति अपनाई। जो बेईमानी करेगा, नमक हरामी करेगा, उसके साथ कठोर कार्यवाही होगी। ठीक। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है भारत का। ठीक। तो ये प्रमुख और इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। ठीक। इसके अलावा देखा जाए तो इसने शासन काल के दौरान किन किन चीजों का निर्माण कराया? तो अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद, ठीक, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सीरी फोर्ट का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। हौज खास का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रमुख उसके द्वारा बनाए गए निर्माण कार्य थे। देखा जाए तो यह पहला शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की। यह पहला शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की। स्थायी सेना गठित करने वाला पहला शासक था। और साथ ही साथ नगद वेतन की शुरुआत करने वाला पहला शासक था, जो सिपाहियों को, जो इनके यहाँ सैनिक थे, उनको नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। ठीक। उसके अलावा इसने भूमि मापन के लिए इसने बिस्वा प्रणाली शुरू की। भूमि मापन के लिए इसने बिस्वा प्रथा शुरू की। बिस्वा का मतलब होता था कि जिसकी जमीन है उसके बिस्वा में उत्पादित फसल का आधा हिस्सा सम्राट को मिलेगा, आधा हिस्सा किसान को। तो बिस्वा प्रणाली आज भी है कि एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो एक बीघा में 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, कहीं कहीं 10 बिस्वा होते हैं, कहीं कहीं 15 बिस्वा होते हैं। तो बिस्वा प्रणाली जो आज भी प्रचलित है। तो देखा जाए 1296 लगभग 1300, आज 700 हो गए, 700 साल, 800 साल हो गए, बिस्वा प्रणाली अभी भी चल रही है। ठीक। तो बिस्वा प्रणाली भूमि मापन के लिए सबसे पहले किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। अगला है, इसने ग्रह कर व चरी कर लगाया। यह ऐसा था जिसने ग्रह कर और चरी कर, मतलब घर पे रहने का टैक्स देना है और चारागाह अगर आपके यहाँ तो उसका भी आपको कर देना पड़ेगा। तो ये पहला शासक था जिसने ग्रह कर व चरी कर लगाया। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसके द्वारा ये प्रमुख बनाए गए निर्माण कार्य, इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। ठीक। तो इन सब कार्यों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध और महान बना था। ठीक। बहरहाल देखा जाए भारत के दृष्टिकोण से तो हम नहीं कह सकते हैं। तथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
इसने पहली बार घोड़ा दागने एवं हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। सैनिकों की हुलिया प्रणाली और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। ठीक, और साथ ही साथ इसने अगर इसके दरबार में, इसके जहां जहां इसका शासन था, जहां इसका साम्राज्य था, अगर विद्रोह की समय अगर इसको लगता था विद्रोह होने वाला है, तो ये अपने राज्य में मादक पदार्थ, शराब और वैवाहिक कार्यक्रम, उच्च घरों में वैवाहिक कार्यक्रम होते थे, इन पे प्रतिबंध लगा देता। अगर कोई विद्रोह होने वाला है, इनको आशंका हो जाती है कि कोई विद्रोह होने वाला है, तो तुरंत सबसे पहले वो मादक पदार्थों पे, शराब पे और उच्च घरानों में जो वैवाहिक कार्यक्रम है, पे तुरंत प्रतिबंध लगा देता है कैंसर। ठीक, क्योंकि विद्रोह के समय हमारे सिपाही, हमारे सैनिक, हमारी जनता, हमारी प्रजा क्या हो, इन सब चीजों में लिप्त ना हो, जिसके वजह से इन सब चीजों पे रोक लगा देता था। ठीक, अगला पॉइंट, इसके बाजार में सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में जो बाजार लगती थी, मार्केट लगती थी, वह हर एक वस्तु की कीमत निर्धारित रहती थी। अगर मान लो ये मार्कर उस समय, मान लो ये कलम थी 10 रुपए की, तो 10 रुपए मिलेगी, चाहे वो 15 महंगी हो गई हो, लेकिन 10 रुपए निर्धारित हो तो 10 की मिलेगी। गेहूं भी 2 रुपए किलो मिल रहा है तो 2 ही रुपए किलो मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, चाहे जो, कीमत निर्धारित एक बार हो गई, उसी कीमत पे वो सामान मिलता था। ठीक, इसके समय में इसने 4 बाजारों का निर्माण करवाया, 4 बाजारों को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला था खाद्यान्न बाजार, जहां पे अनाज मिलते थे, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का। दूसरा इसका निर्मित वस्तु, जो बने बनाए सामान बिकते थे, जैसे खिलौने लकड़ी के, लकड़ी की कुर्सियां, या जो भी चीज जो निर्मित वस्तुएं होती थी, साड़ी, दरी, ठीक, कालीन, तो ये सब निर्मित वस्तुओं की बाजार अलग रहती थी। दैनिक व सामान्य वस्तुएं, जो दैनिक यूज में वस्तुएं आती थी, जो सामान्य जरूरत पड़ती थी, तेल, इत्र वगैरह वगैरह, तो दैनिक व सामान्य का बाजार अलग था, दैनिक व सामान्य वस्तुओं का बाजार अलग था। और चौथा बाजार इसका था गुलाम एवं दास बाजार, जो जहां पे गुलाम व दास बिकते थे, तो इनका बाजार अलग था। तो 4 प्रकार के, अलाउद्दीन खिलजी में 4 प्रकार के बाजारों का निर्धारण था। करेक्ट। अगला है, इसके दरबार में अमीर खुसरो, हसन दहलवी जैसे कवि रहते थे। तो क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। हसन दहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। ठीक, अब बात करते हैं, अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया इसी के शासनकाल के दौरान में। सितार जो बजाया जाता है वह अमीर खुसरो ने और इसके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इसका आविष्कार किया। ठीक, 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो जाता है। 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो जाता है और दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में उसे दफना दिया गया। ठीक, तो 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो जाता है, तो जामा मस्जिद के बाहर उसका मकबरा बना है, वहां इसको दफना किया जाता है। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश का महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इस पूरे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सारे हम खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे। राइट, तो उम्मीद है कि वीडियो को अच्छी लगी होगी। तो जैसा भी वीडियो लगी हो, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी को इसकी नॉलेज हो। ठीक, और आप सभी लोग ईमानदारी से, कर्मठता से, दृढ़ निश्चय होकर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें। राइट, धन्यवाद, नमस्कार।